हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था कि सर ये करवा दीजिए, एनसीईआरटी करवा दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि आपको क्यों ना एनसीईआरटी करवा दिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे जिसमें आप मुझे पीपीटी तैयार करना पड़ता है, उसमें थोड़ा-सा हमको समय लगता है, टाइम लगता है। लेकिन एनसीईआरटी में हमको कोई पीपीटी नहीं तैयार करना है, सिर्फ आपको बुक लाना है और कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा देना है, बस। और मैं वही बुक समझाऊंगा जो गवर्नमेंट की है। इस बुक को पढ़ने का यही बेनिफिट है कि यही जो इसमें सब कुछ दिया रहता है वही अन्य बुक में दे दिया जाता है शॉर्टकट फॉर्म में, बट वहां पर याद करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे हर एक चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। एक बार पढ़ के देखिए, खुद से पढ़ के देखिए, लगता है हम कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं। मतलब जो पहले कॉमिक्स आती थी, आप सुने होंगे। एक जब पहले जमाने में जब मोबाइल की दुनिया नहीं थी, एक कॉमिक्स आती थी नागराज ये सब की। वैसे ही ये आपको एनसीईआरटी लगती है। एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार खुद से, जो बच्चे नए होंगे वो एक बार खुद से पढ़ के देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है एनसीईआरटी। और पेपर यहीं से बनता है, आप कहीं से उठा के देखिए। जब कभी भी पेपर आएगा तो हमको बता दीजिएगा, हर चीज मैं यहीं दिखा दूंगा। यहाँ से पढ़िए और घटना चक्र पढ़िए, या जो प्रीवियस ईयर की यूथ होता है घटना चक्र, ये सब पढ़िए। आपको यही सबसे मिल जाएगा। दो आप मस्ट है, आपका घटना चक्र ये। तो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। अब देखिए यहाँ पर ये अभी जो आपका ये दिया है, ये सिर्फ उसमें दिया गया है कागज कैसे तैयार किया जाता है। तो एक बार मैं ऐसे पढ़ देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका यहाँ कोई ज्यादा फैक्ट नहीं दिया गया है। लेकिन आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कैसे यहाँ पर तैयार। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। आप लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ, इस सीरीज को हमको कंटिन्यू करना है। हाँ, ये 2000 ये उद्योग है जो, ये इससे पहले हमने जो 2000 मतलब क्लास 8th की एनसीईआरटी में करवा रहा था, लेकिन पेपर आ गया था, उसको बंद करना पड़ा था। घटना चक्र सब लोग कह रहे थे, उसको चालू करना पड़ा था। तो ये जो उद्योग है, इससे पहले जो 4 चैप्टर हैं उनको करवा दिया हूँ, उसी प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। और ये उद्योग से करवाएंगे, इसके 2 चैप्टर हैं। इसके बाद हम 9th 10th 11th और 12th एनसीईआरटी पूरी तरह से ज्योग्राफी का कंप्लीट करेंगे। आप प्लीज चैनल पर लाइक कर दिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और मैं डेली लगभग अपलोड कर दिया करूंगा। सिर्फ आप डेडिकेशन के साथ पूरा जनवरी मंथ है, क्या करिए, मैं जैसे बताया हूं कि जनवरी मंथ आप पूरा एनसीईआरटी पे दे दीजिए, आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप डेडिकेशन के साथ 1 महीना एनसीईआरटी दीजिए। चलते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं अब। करें क्या, आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इस इनका कहने का मतलब है जो आप अभी बुक लेकर बैठे, आप ऐसा करिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें जो मैं कहूंगा उसको नोट करते जाइएगा। एक शार्ट नोट बना लीजिएगा, कहूंगा ये नोट कर दीजिए, वो नोट करते जाइएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, एनसीईआरटी का ये शॉर्ट नोट तैयार हो गया है। अब देखिए क्या हुआ है, अभ्यास पुस्तिका जो आप नोट्स अभी लिए हैं अपने हाथ में, वो क्या होता है, कहाँ से बनता है, कहाँ मतलब उसका प्रोसेस पूरा क्या होता है, यहाँ पर यही समझाया गया है कि वह निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या किया जाता है, उसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है और उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित और काष्ठ लुगदी में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जो काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ जो मिलाया जाता है, अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो जो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो पेड़ होता है, इसको छोटे छोटे लुगदी में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको एक रासायन में मिलाया जाता है, केमिकल में मिला दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जब केमिकल में इसको मिला दिया जाता है, तो यह कागज प्रेस में चला जाता है। वहां से रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर, रेखाएं नहीं होती पृष्ठों पर, रेखाओं का छापने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वो पुस्तक बांध कर पैक करके बिक्री के लिए भेज दिया जाता है, तो ये आपके हाथों में पहुंच जाती है। तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था, बताया गया था एक पेड़ से आपके हाथों तक कैसे ये आपका बुक पहुंचता है। चलते हैं अब यहाँ पर, देखते हैं। कह रहे हैं द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों में से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रख लीजिएगा कि ये अभी आगे आएगा आपको, ये कौन-कौन से उद्योग हैं, कौन-कौन से, तो ये सिर्फ आपका ये इंट्रोडक्शन ही है बस। अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है। तो याद रखेंगे उद्योग का संबंध किससे होता है? आर्थिक गतिविधि से होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। मतलब उत्पादन करते हैं, उनको खनिज का निष्कर्षण करते हैं और क्या करते हैं, वो सेवाओं से संबंधित होता है। जैसे क्या करते हैं आप, ये जो आपका फसल ही एग्जांपल ले लीजिए, फसल बो देते हैं, फिर उसको फसल को काटते हैं, तो उसको फिर कहाँ पर पहुंचाते हैं, जहां पर उसकी जरूरत होती है, तो वो सेवाओं के क्षेत्र में आ जाता है। इस प्रकार जो लोहा होता है, इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होता है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित होता है, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो आप देखिए उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार का मेनली यहाँ ये लिया गया है। कृषि आधारित उद्योग होता है, एक खनिज आधारित उद्योग, एक समुद्र आधारित उद्योग, कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर कौन सा? कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित होता है, और वन आधारित भी हो सकते हैं। तो कौन सा? 4 प्रकार के। तो कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित भी हो सकते हैं। अब देखिए यही सब दिया गया है। अब कृषि आधारित कौन कौन से उद्योग हैं इनके बारे में देखते हैं। जैसे कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कृषि आधारित उद्योग को कोई चीज बैठा देते हैं तो उसमें क्या निकलता है, उसमें खाने का जो भी सामान होता है वो निकलता है, तो वो भी उद्योग में जाता है। और जंतु आधारित मतलब जैसे मुर्गी पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, तो ये अब बकरी पालन हुआ, ये सब क्या होता है, ये जंतु आधारित उद्योग वो भी कृषि में ही आते हैं। अब ऐसे ही पेपर में आएगा आपका कि जंतु आधारित उत्पादों को किस वर्ग में है, तो कृषि आधारित उद्योग में आते हैं। खाद्य संसाधन जो हुआ किस में आते हैं, कृषि संसाधन आधारित उद्योग में आते हैं। वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और देखिए चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गई, ये सब तो पता चल जाएगा कि अब कौन कौन सा है, लेकिन जो ये चर्म आधारित उद्योग है ये किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, कृषि आधारित उदाहरण है, तो ये भी याद रखेंगे। ऐसे उदाहरण वहां पर पूछेगा। ये अब देखिए पेपर जब बन रहा है जो अब आपका, वो स्टेटमेंट वाइज बन रहा है। किस में बन रहा है? स्टेटमेंट वाइज, की स्टेटमेंट दे देता है तो वो उसमें बताना पड़ता है क्या सही है कि गलत है। तो यही बता देगा कि चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहला तो हो गया कृषि आधारित उद्योग हो गया, दूसरा क्या हुआ? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जो खनिज अयस्कों का उपयोग करते उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, वो इन उद्योगों के उत्पाद और अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। किसका? अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। इसमें भारी मशीनों में, भवन निर्माण सामग्री में तथा रेल के डिब्बे बनाने में ये होता है लोहा खनिज, मतलब लौह खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं। हम समुद्र आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जैसे सागरों हुआ, महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसमें? सागरों, महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मत्स्य तेल निर्माण किसका उदाहरण है? समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण तो पता ही रहेगा, समुद्र आधारित उद्योग है। अब देखिए यहाँ लिखा गया वन आधारित उद्योग।
तो वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी, कागज बनाना, औषध, रासायनिक, फर्नीचर, भवन निर्माण, वनों से संबंधित ये उद्योग होते हैं। अब देखिए आकार के आधार पर अभी हमने क्या क्या देखा था, यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किसके आधार पर, आकार के। देखिए उद्योग का आकार तात्पर्य निवेश की गई पूंजी या राशि अनियोजित लोगों की संख्या से है और उत्पादन की मात्रा से है। मतलब आकार, अगर मैं कहूं किसी उद्योग का आकार कैसे डिपेंड होगा, तो उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है। जैसे रिलायंस में बहुत ज्यादा पूंजी लगाई गई है, इन्फोसिस में बहुत ज्यादा पूंजी लगाई गई, तो वो आकार होता है वो। अब यहाँ पर उसमें कितने लोग जॉब पाते हैं, ये आकार उसका होता है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, एक लघु आकार के उद्योग होते हैं, एक बृहद आकार के उद्योग होते हैं। जो लोग नया पहली पहली बार एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा ये क्या है, ये ऐसा कैसे आएगा, लेकिन अब जो पेपर बनेगा इसी प्रकार से बनेगा। पेपर आइएगा देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार जरूर एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। करें हाँ, जिनको स्लो लगेगा वो टू की स्पीड में देख लेंगे। करें कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने पर उद्योग होते हैं। जैसे कुटीर उद्योग नहीं देखते हैं, या घरेलू जैसे माचिस बनाना है और ये अगरबत्ती बनाना हुआ, ये कुटीर उद्योग में आते हैं, जिसमें दस्तकारों और उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। जैसे टोकरी बुनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य हस्त निर्मित कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये कुटीर उद्योग, ये तो पता ही होगा। अब बड़े पैमाने पर जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है देखिए ना, बड़े पैमाने पर उद्योगों में पूंजी निवेश अधिक होता है और टेक्नोलॉजी भी एक उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु पैमाने पर उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो ये लघु दो, मतलब आकार के आधार पर अभी हम दो प्रकार के, एक लघु आकार के, एक बृहद आकार के। देखिए ये जो मेंस वाले अभी देने वाले हैं, मेंस का पेपर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे पूछ लेगा कि उद्योग का वर्गीकरण कीजिए, तब ऐसे ही पेपर पूछता है उद्योग। अब देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उद्योग का वर्गीकरण करिए। अब उद्योग का वर्गीकरण क्या करेंगे, कच्चा माल के आधार पर कर देंगे कि कच्चा माल में कौन कौन से वो आधारित हो सकते हैं, और यहाँ आकार के आधार पर कर देंगे तो आपको एक वो मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा कहाँ कितना लिखना है। अब यहाँ पर देखिए स्वामित्व के आधार पर अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कच्चे माल के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा क्या, ये आकार के आधार पर, तीसरा हमने पढ़ा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं, देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र में, देखिए निजी क्षेत्र मतलब ये कि आपका वो प्राइवेट सेक्टर होगा। तो राज्य स्वामित्व होता है, सरकारी सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं, देखिए निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर की है, वो देखते होंगे उसमें कई लोगों का शेयर, टाटा देखिए कई लोगों का उसमें शेयर लगा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, निजी उद्योग आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है। मतलब जो आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर की ये कंपनियां हैं, तो उसका किसके, सरकार के द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्या है, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के स्वामित्व में आते हैं। तो ऐसे ही पूछेगा कि निजी उद्योग किस कौन से होते हैं, सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या होता है, सेल जो होता है आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, मतलब ये किसका है, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। अब देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का कौन सा स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। किसकी बात कर रहे हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन, स्वामित्व अथवा संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। कौन सा, मारुति उद्योग लिमिटेड किसका है, संयुक्त क्षेत्र का एक उदाहरण है। जैसे अब इसके बाद देखिए सहकारी क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं,
अब यहाँ पे करें स्वामित्व और संचालन के कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों के और कामगारों और दोनों द्वारा सहकारी क्षेत्र होता है। तो मतलब क्या होता है इसमें कि स्वामित्व का संचालन कच्चे माल के उत्पादों, पूर्तिकारों, कामगारों इन्हीं सब के द्वारा होता है। और यहाँ पे देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहक्रम, ये उत्तम उदाहरण है। तो सहकारी क्षेत्र की कौन सा, ऐसे पूछ सकता है कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो ये सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम किसका है, तो ये भी आपका सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सुधा डेयरी का पूछ सकता है, आनंद मिल्क का पूछ सकता है, ये सब सहकारी क्षेत्र के होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए ऐसे ही मेंस में आप अगर बना देते हैं कि वहां पर क्वेश्चन आएगा कि उद्योगों को कौन कौन, आया है कई बार क्वेश्चन कि उद्योगों को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो पहले आप याद रखेंगे उद्योगों को कौन कौन से प्रभावित करता है। तो कच्चा माल प्रभावित करता है उद्योग को, श्रम प्रभावित करता है, तो कच्चा माल भी प्रभावित करता है। जैसे आप जहां पर आपको कोयला नहीं मिलेगा अगर वहां पर उद्योग लगा देंगे, या जहां पर कपास, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में कपास रेयर केस में मिलता है, अगर यहाँ पर कपास की का सूती मिल का उद्योग लगा देंगे, जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री ही नहीं लगी है, तो फैक्ट्री लगने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। कोई आके कौन कंपनी आपके यहाँ लगा देगी, जब उसको रॉ मटेरियल लाने में इतना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लग जा रहा है, तो आपके यहाँ क्यों लगाएगी, जहां पर उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है। जैसे महाराष्ट्र हुआ आपका, गुजरात हुआ, यहाँ पर सूती वस्त्र का कपास मिल जाता है आराम से, सूती मिल वहां लगा दिया गया है। तो यही होता है, कच्चा माल के उपलब्ध होना चाहिए और श्रम भी होना चाहिए। श्रम पर भी डिपेंड होता है। पता चला किसी राज्य में श्रम बहुत ही कम है, जैसे आप बिहार में देखेंगे तो वहां बहुत आराम से आपको श्रम में मिल जाएंगे। पूंजी होता है, पूंजी भी चाहिए किसी मतलब उद्योग के लिए, बाजार भी होना चाहिए। अब देखिए बाजार भी कैसे होना चाहिए, पता चला कि आप ऐसे जगह लगा लिए जहां सुनसान एरिया है, वहां बाजार है ही नहीं है, तो बाजार भी होना चाहिए। वहां पर जल भी होना चाहिए, जल तो सबके लिए, मतलब कोई भी उद्योग लगाइए सभी के लिए जल तो मस्ट है। विदाउट जल के कोई उद्योग ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये याद रखिए जल होना चाहिए। संचार होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए ना, भूमि होना चाहिए ज्यादा, और विद्युत भी होना चाहिए। बिजली भी तो होनी चाहिए, बिना बिजली के कौन सा उद्योग लगाएंगे। तो विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार और जल, ये क्या कहेगा, उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित कारक पूछेगा, कौन कौन से कारक हैं कि उद्योग वहां पर अच्छे तरीके से, एक आइडियल तरीके से सेटअप किया जा सकता है। तो यही याद रखेंगे इतने। अब अगर पेपर में आप मेंस देने जा रहे हैं, मेंस में यही अगर आप बना दिए इतना जो पूरा चार्ट है, तो आपको काफी अच्छा स्कोर मिलने की संभावना बन जाती है। वहां पर कह रहे हैं वह कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं तथा कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है, यही अभी जो बताए हैं यही तो। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध, मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि सभी उपलब्ध हो, अगर कुछ ही उपलब्ध हो जाते हैं और सभी को एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो क्या होता है वहां पर क्या वो उपलब्ध होते हैं, तो कभी कभार सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता और कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों के विकास में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण से क्या होता है, नगरों और शहरों में विकास से वृद्धि होती है। अब देखिए कई लोग क्या होते हैं, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको छूट दे दी जाती है सरकार की तरफ से बिजली उजली में। क्यों छूट दे दी जाती है, क्योंकि ये सरकार सोचती है कि ये जो आप प्लांट लगा रहे हैं किसी ऐसे स्थान पर लगा दें जहां का एरिया बहुत ही पिछड़ा, जैसे आप अब बांदा है बुंदेलखंड एरिया में, अगर आप जाएंगे बुंदेलखंड एरिया में,
वहां पर पिछड़ा है। अगर वहां पर उद्योग लग जाता है तो काफी लोग जैसे पश्चिमी साइड, पश्चिमी यूपी साइड, नोएडा, यहाँ पर अपने जॉब की तलाश में जाते हैं तो वो उतनी दूर नहीं जाएंगे, अपना वहीं पर हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार क्या चाहती है कि कुछ रियायत देती भी है ताकि वहां पर विकसित हो सके उद्योग। अब देखिए औद्योगिक तंत्र कौन से होते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश हुआ, प्रक्रम हुआ और निर्गत शामिल होता है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत और जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, अन्न और संरचना शामिल होते हैं। तो यही यहाँ भी लिखना है कि औद्योगिक की अवस्थिति के कारक क्या होते हैं, और यहाँ पर लिखना है कि ये जो निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, ये सब जो होता है, इस क्या क्या मतलब संरचना होती है, ये बताना है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चा माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में जैसे कपास कहते हैं, मानव श्रम, कारखाना या परिवहन लागत निवेश हो सकता है। इसके बारे में बोल रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में कपास तो चाहिए ही। अगर आप देख रहे होंगे अधिकतर सूती वस्त्र की कंपनियां कहाँ हैं, आपको देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में ही अधिकतर सूती वस्त्र की कंपनियां मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? आप सोचे होंगे वहां पर कपड़े भी सस्ता, हाँ वहां पर कपड़े भी बहुत सस्ते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्ट्री है, वहां पर रॉ मटेरियल मिल जाता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, कपास के लिए काफी फायदे है। और ये गुजरात में काली मिट्टी है, कपास के लिए काफी फायदेमंद है, जो वहां पर रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने में योगदान। अब देखिए हिस्ट्री से इसको रिलेट करिए। अब अंग्रेजों को क्या सूझी थी, वो जाके सूरत में ही अपनी फैक्ट्री लगाते, वो कहीं और भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां उनको कच्चा माल मिल रहा था। उनको पता था कि यहाँ पर हमको कच्चा माल मिल रहा है। बहुत जगह थे, कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन वहां कच्चा माल मिल रहा था, बंदरगाह मिल रहा था, बढ़िया आराम से लगा दिए। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई होता है, रंगाई होता है, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। क्या है? उत्पादन है। अब यही पूछा जाता है। ये देखिए अगर आप इसको मतलब इग्नोर कर रहे होंगे तो इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से प्रक्रम, एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन कौन से प्रक्रम होता है। ओटाई होता है, कटाई होता है, बुनाई होता है, रंगाई होता है, छपाई होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं। औद्योगिक प्रदेश, अब देखिए यहाँ चमड़े के जूते भी निर्माण में शामिल, निवेश और प्रक्रम में निर्मित, ज्ञात कीजिए, ये कर रहे हैं। औद्योगिक प्रदेश क्या होता है? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं। वो क्या होते हैं? औद्योगिक प्रदेश। देखिए बहुत से, जैसे कानपुर आप देखेंगे औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आप अहमदाबाद देखेंगे औद्योगिक प्रदेश, सूरत देखेंगे औद्योगिक प्रदेश, बम्बई देखेंगे औद्योगिक प्रदेश। तो ये क्या होता है? औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं, और वे अपनी निकटता के लाभ में आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। क्या कह रहे हैं? विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप है, पूर्वी यूरोप है और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र अधिकांशतः कहाँ होते हैं, तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा सा शीत में बनाया जाता है, हल्का शीत रहे। समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला के निकट भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश, जैसे क्या है, मुंबई, पुणे समूह है, बंगलौर तमिलनाडु और हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद, बड़ौदा हम पढ़ा रहे थे, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, और विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये मुझे लग रहा कहीं पूछा गया था, ये आपको भी आभास होगा कि कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश अभी शायद आपका
जो पीसीएस का पेपर हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुल्लम मुझे कहीं कहीं मतलब जाना पहचाना लग रहा है। चलिए, आया ही होगा कहीं पे। अब देखिए औद्योगिक विपदा क्या होता है। जैसे क्या यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सिर्फ जो ये मतलब जो आपका तकनीकी विफलता मतलब कोई तकनीकी खराबी हो जाती है, उससे जो घटित हो रही है। जैसे आपका एक बहुत ही जाना पहचाना है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को, ये डेट याद रखिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपको एग्जामिनर पेज पलटेगा और उठा के दे देगा। वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया 3 दिसंबर 1984 को लगभग एक 12 बज के लिखा गया है 30 मिनट, याद रखेंगे 12 बज के 30 मिनट घटित हुई थी अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखेंगे, और ये डेट याद रखेंगे 3 दिसंबर 1984। गैस का रिसाव हुआ 1989 में। सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। किसमें 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598, नवासी नहीं, 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बच गए थे। और वो आज भी कई से एक से अधिक बीमारियों, अंधापन हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र की विकृत हुआ, अंत्रशोध विकृतियों आज से पीड़ित है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में देखते नहीं, आज भी लोग प्रॉब्लम में जीते हैं, वैसे यहाँ भी आज भी लोग। अब देखिए डाटा के अनुसार क्या है, 35,598 मृत्यु हुई है, लेकिन सोच सकते हैं अंग्रेजी डाट मतलब सरकारी सूचना और उसमें कितना अंतर होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही दुखद घटना थी 3 दिसंबर 1984। आज अगर मीडिया मीडिया आज वाली मीडिया होती तो सोचिए ये क्या करती, मीडिया खुद जाके वहां पर एक स्टंट करती, प्रैक्टिकल करती। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है 23 दिसंबर 2005, चीन के गाओ काओ और चोंगगिंग में गैस कूप में विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 23 दिसंबर याद रखेंगे, 2005 याद रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 दिसंबर 1984 ये याद रखेंगे। अब ये शहर याद रखिएगा, चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट, तो ये पूछेगा चोंगिंग कहाँ पे है, तो ये चाइना में है। इसमें कितने 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन स्थानों पर 64,000 से लोगों को विस्थापित किया गया था, ये याद रखेंगे। ये इतना नहीं, इसमें क्या फेफड़े क्षतिग्रस्त हुए थे, आंख तो चाहिए सब। अब जोखिम कम करने के उपाय क्या होता है। अब जैसे आपसे पेपर में मेंस में आ गया कि औद्योगिक जोखिम को कम करने के उपाय क्या है। अब यहाँ पर लिखे घने बसे आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। हाँ, जो घना बसा एरिया है वहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं विकसित किया जाना चाहिए। उद्योगों से समीप बसने वाले लोगों की दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले और खतरनाक पदार्थों का संग्रहण उसमें संभव और संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा करें आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उत्पन्न किया जाना चाहिए। करें विषाले पदार्थों की भंडारण की क्षमता सीमा होनी चाहिए, और उद्योगों से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय का उन्नति किया जाना चाहिए। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पांचवा वाला। अब यहाँ कह रहे हैं विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। जैसे विषैला पदार्थ नहीं है, भंडारण करते रहते हैं, उसका सीमा होना चाहिए एक। अब देखिए उद्योगों का वितरण क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा गया है। बॉक्स में लिखा गया है उभरते हुए उद्योग, जैसे सनराइज उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी, जो सूचना टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन से देख नहीं रहे हैं, ब्रॉडबैंड की ये सब चाइना का मोबाइल वोबाइल ये फोन चल रहा है, तो ये सब क्या होता है, ये है सनराइज उद्योग। स्वास्थ्य से लाभ होता है, साक्षात्कार होता है, ज्ञान से संबंधित जो उद्योग होते हैं ये क्या होता है, सनराइज उद्योग होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि उद्योगों का वितरण क्या होता है, किस किस प्रकार से होता है।
करें विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक उभरता हुआ यही सनराइज उद्योग है। तो आपसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देगा। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, देगा कि सनराइज उद्योग कौन सा है। तो सनराइज उद्योग कौन सा है? सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग एक सनराइज उद्योग है, याद रखेंगे। वह देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। ये क्या है? यहाँ पर वस्त्र उद्योग भारत हुआ, हांगकांग हुआ, दक्षिण कोरिया हुआ, जापान हुआ, ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत का बंगलोर प्रदेश है सूचना प्रौद्योगिकी में। अब देखिए लोहा इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो लोहा इस्पात, आप देखिए यहाँ पर उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। इस्पात मतलब स्टील वाला जो होता है। कच्चे माल को झोंका भट्ठी में रखा जाता है और यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित किया होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है और अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता था। इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकिल और तांबा जैसी अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं भी बनाई जाती हैं। जिसे मिश्र धातु इस्पात को समानता, कठोर दृढ़ता और जंग प्रतिरोधकता प्रदान करती है। अब यहाँ पर देखते हैं ये करें कि इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात क्या है? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं या तो लोहा या तो इस्पात से बने होते हैं अतः इन धातुओं के निर्मित औजार और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी हुआ, ट्रक हुआ, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन जो होता है और सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वह भी किससे बने होते हैं? इस्पात से बनती हैं। अब देखिए तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। क्या है? इस्पात की पाइपलाइन से क्या किया जाता है? तेल प्रवाहित किया जाता है, मतलब तेल आता है। खनिजों के खनन के उपकरण में उपयोग होता है। खनिज भी उस इसीलिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब इस्पात से ही। कृषि के यंत्र प्राय इसी से बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा बनाया जाता है। 1800 वर्ष के ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग स्थिर स्थित थे, जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थितियां कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद जो लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के समीप भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लगे। मतलब लोहा इस्पात, इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग ये कहाँ पर? जहां पर आपको नदी मिल जाती है। देखिए यहाँ ये उद्योग है, यहाँ नदी बह रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भूमि में के विशाल क्षेत्रों पर केंद्रित होने से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह इस्पात विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल और सस्ते श्रमिक और परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। अभी यहाँ पर कुछ आपको फैक्ट नहीं दिख रहा, अभी बताएंगे आगे। लिखा गया सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई हुआ, दुर्गापुर हुआ, बर्नपुर हुआ, जमशेदपुर हुआ, राउरकेला हुआ, बोकारो हुआ एक ही प्रदेश में स्थित है। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर। अब देखिए जो 4 राज्यों में फैले हैं वह 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, झारखंड है,
आपका उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ में, इसी मतलब केंद्र में है, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल जो उपयोग होता है कोयला, कोयला क्या होता है, तो ये एक लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ लिखा गया भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, देखिए ये कहाँ पर है, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में उद्योग हैं। विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे क्या पढ़े यहाँ पे, सलेम पढ़िए, सलेम वहां आएगा, ऐसे सलेम लिख दिया जाएगा और इसमें पूछेगा मिलाना है होगा, आंध्र प्रदेश दे देगा, तमिलनाडु दे देगा और अन्य राज्य दे देगा या बिहार दे देगा, ये पूछेगा। तो सलेम कहाँ पर, सलेम तमिलनाडु में है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इस्पात का केंद्र है और स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जमशेदपुर, जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल इस्पात कारखाना था। कब? 1947 के पूर्व भारत में क्यों क्या था, केवल इस्पात कारखाना था। टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने इस कार्य को अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र लगाए, स्थापित किया। इसने सरकार ने किया। झारखंड में देखिए स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। अब ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आया हुआ है कि ये टिस्को की शुरुआत कब की गई, तो टिस्को की शुरुआत 1907 में। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब दिमाग खराब रहेगा आयोग का, आप प्रोटेस्ट जब मतलब प्रोटेस्ट बच्चे करते हैं तो उन सबका भी दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे ही बीच का उठा के देता है कि 1908 में टिस्को की शुरुआत की गई, गलत है, 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। खरकई नदियां के संगम पर है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर है, ये याद रखिए। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया था। पेपर में अगर यही आ जाए कि ये जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था, तो साकची था। अब आयोग वाले जब पूछ सकते हैं कि पंचर कैसे बनता है, तो ये तो पूछ ही सकते हैं कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में लिखा गया, वो तो तुरंत बोल देंगे जाइए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए क्लास 8 का। फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साकची का नाम क्या है, जमशेदपुर कर दिया गया, पहले यहीं पे था, इसी साकची में टिस्को की शुरुआत की गई। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। अब यहाँ पर देखते हैं, यही है साकची। अब यहाँ पर टाटा इस्पात कार्य होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ, तो यहाँ पर बॉक्स ऑप्शन नहीं रह गया, नहीं तो बॉक्स भी रहता है, बहुत ज्यादा उसमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं, कोई बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर करें, एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग को भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उसकी स्थिति बताइए। अभी देखिए आगे बताएंगे। यहाँ पर क्या करें, जमशेदपुर का लोहा इस्पात साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया, मतलब जमशेदपुर को। यह स्थान बंगाल और नागपुर रेल के काला माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मतलब ये भी ट्रांसपोर्टेशन भी सुविधा होनी चाहिए। यह स्थान यह स्थान लौह अयस्क और कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ कोलकाता के निकट भी था। तो किसके ने, लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, कहां से, टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से, याद रखेंगे, झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, क्या, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। कौन सा, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। कौन सी नदी है, खरकई और स्वर्ण रेखा नदी। सरकारी प्रोत्साहनों से
पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। इसमें रासायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल तार का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारत उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। किस पर? लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। कौन सा? लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल होते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योग दिए गए हैं उनको जानते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम से कौन कौन सी हैं? सुपीरियर है, हारून है, ओंटारियो है, मिशिगन है और इरी है। इन पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वाधर स्थित पर है। अब यहाँ पर देखते हैं पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पहले याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग इस्पात उद्योग का एक स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कच्चा माल कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा लोहा की खानों से प्राप्त होता है। मिनेसोटा लोहे की खानों से। पूछ सकता है पेपर में कि जो लौह अयस्क का मिनेसोटा है ये कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में है। लौह अयस्क का मिनेसोटा लोहे की खान से प्राप्त होता है, जो कि पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पे है मिनेसोटा। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। कौन सा? ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क नौ परिवहन हेतु एक सस्ता मार्ग है। कौन सा मार्ग है? सस्ता माल है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्गीय क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनो गहेला और एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। याद रखेंगे, ओहियो, मोनोहेगला और एल्गनी नदियों से प्राप्त पर्याय जल प्राप्त होता है। लिखा गया है आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं। ये पिट्सबर्ग के ऊपर मोनो गहेला और अल्गनी नदियों की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल जल और दोनों मार्गों के द्वारा बाजार में भेजा जाता है। अब यहाँ पर करें, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कारखाने हैं, जो ये रेल हुआ, पटरी उपकरण, ये सब है। अब देखिए, सूती वस्त्र उद्योग देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये जो टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से उत्पन्न गया, जिसका अर्थ होता है बुनना, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया, धागे के कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र के निर्माण में होता है। किसका किसका? कपास का होता है, ऊन का होता है, सिल्क का होता है, सूट जूट का होता है। और पटसन का उपयोग किसका? वस्त्र निर्माण से होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। किसका? उपयोग के में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। अब यही कई बार पूछता है, कौन सा मानव निर्मित है, कौन सा प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक अगर आपको बताना हो तो ऊन क्या है? प्राकृतिक रेशा है। सिल्क क्या है? प्राकृतिक। कपास क्या? प्राकृतिक। लीलन क्या है? प्राकृतिक। जूट क्या है? प्राकृतिक। तो आपको वहां पर दे देगा, ये याद रखेंगे। कहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे? लीलन और ऊन में। लीलन भी आपका प्राकृतिक है और ऊन भी आपका प्राकृतिक है। कपास तो आपको पता ही होगा, कपास तो प्राकृतिक है ही है। सिल्क आपका क्या है? ये भी प्राकृतिक है। और मानव निर्मित कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयान, ये जो चारों दिख रहे हैं आपका मानव निर्मित है। यहाँ पे देखिए,
सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति में सूती वस्त्र हस्तकलाई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता है। जैसे गांधी जी 18वीं से सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन और बाद में विश्व के दूसरे भागों में सूती वस्त्र के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको और का बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम आने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। अब यहाँ पर देखते हैं, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा था और बनने में अधिक समय लेता था। ठीक है, मतलब हाथ से जो बनाया जाता था तो अधिक समय आज भी लेता है, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों की स्पर्धा नहीं कर सका। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि वहां पर दे सकता है कि क्यों हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर बल्क में निकलता था, कोई वस्त्र अगर निकलता था बल्क में। हमारे कहाँ यहाँ क्या है, एक बनता था तो कई दिन लगाया जाता था उसको बनाने में। उससे अच्छा होता था जो हाथ से बनता था, लेकिन बहुत समय लगता था और बहुत थोड़ा सा कॉस्टली भी उनसे पड़ जाता था। इसीलिए क्या होता, हमारा पूरी तरह से बेकार हो गया। जैसे आज के समय में अगर एग्जांपल लें आप किसका, चाइना मोबाइल का एग्जांपल लें, चाइना मोबाइल देखते हैं या चाइना का किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल लें, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं क्योंकि वो बल्क में उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, मतलब बहुत कम चीज चीजें किया जाता है। अब देखिए, जो सस्ते अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों के निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते हैं। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कब पहली सफल यंत्रीकृत यंत्रीकृत वस्त्र मिल है? 1854 में स्थापित की गई। कोष 8 जलवायु मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक प्रदेश में इस उद्योग में द्रुत फैलाव और सहायक रहा। प्रारंभ में उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात और राज्य में अनुकूल आदर्श जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आद्य कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। किससे? वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। कच्ची कपास शुद्ध होती है, जो कच्ची कपास होती है शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। तो याद रखिए, जो कच्ची कपास होती है वो शुद्ध होती है, वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। अब देखिए, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। महाराष्ट्र, गुजरात और राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु का कारण पनपा है, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं बढ़ रही है। कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता, इसलिए उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। तो आपके पेपर में फोर्ट गलेस्टर पूछ सकता है कि फोर्ट गलेस्टर में क्या स्थापित हुआ था। तो 1858 में कोलकाता के समीप फोर्ट गलेस्टर में ये सूत्री वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था पहली बार। अब देखिए, यहाँ पर क्या पढ़े थे हम। अब अहमदाबाद देखते हैं। अहमदाबाद आज गुजरात के साबरमती के तट पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिल गया, कौन सा, कि अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात के साबरमती तट पर स्थित है। या 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। कब? 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसका? यह यथाशीघ्र ही यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ ये लाइन आ गया था, दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर। तो ये देखिए, एक फैक्ट आपका तैयार हुआ कि किसको
भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अब देखिए, अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थिति है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के आदर्श हैं। सपाट भूभाग है। भूमि का आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में प्रयुक्त होता है। वही जो मैं अभी आगे बताया कि क्या क्या दशाएं हो सकती हैं, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं सूती वस्त्र के लिए। गुजरात महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें हैं, यहाँ पर रेल मार्गों का जाल है। सूती वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद किया जाता है। इस तरह इसकी बाजार सरल उपलब्ध है और नजदीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास, अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब यहाँ पर दो वर्ड देखिए बॉक्स में था। भारतीय वस्त्र उद्योग का कुल उत्पादन लगभग एक तिहाई हिस्सा निर्यात करता है। पुराना ही फैक्ट होगा। दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों को टुकड़े इकट्ठा कीजिए, उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए, ये कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है ओसाका की बात आते हैं। ओसाका, ओसाका कहाँ है? जैसे हमारे यहाँ अहमदाबाद, ऐसे ओसाका यहाँ पे है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माता केंद्र है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, ये याद रखिएगा, जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और कोष जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कौन सी? कोष आर्द्र जलवायु, जहाँ पे आर्द्रता थोड़ी होती है ज्यादा। एडो नदी, अब पूछ सकता है वहां पर, देखिए एनसीईआरटी में दिया गया एडो नदी कहाँ पे है। तो एडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। तो योडो नदी कहाँ पे है? जापान में है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने वस्त्र के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है यह, लेकिन हाल ही में ओसाका में सूती वस्त्रों के साथ अन्य उद्योग भी विकसित हो गए, यही कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, आपका ये वाला चैप्टर कौन सा? उद्योग वाला, इतना ही था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है। कहें फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है, अभी हमने कहाँ पढ़ा था? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लेस्टर। कौन सा? प्राकृतिक रेशा है। करें प्राकृतिक रेशा कौन सा? जूट है। नायलॉन आपका नहीं है, एक्रिक नहीं है, प्राकृतिक रेशा। ये कौन से? कृत्रिम रेशे हैं। तो आपका यहाँ पर जितना भी आपका ये, अगर आप 2 की स्पीड में देख लेते हैं, लगभग 25-30 मिनट में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि सूती वस्त्र उद्योग, ये पिट्सबर्ग, ओसाका, अहमदाबाद, ये सब में क्यों यहाँ पर सूती मिलें ज़्यादा लगाई गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। बता दीजिएगा लाइक के थ्रू आपकी कि कितना आपको इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा कुछ सब स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप 1 महीने यही एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे हमसे पढ़ें चाहे किसी और से पढ़ें, लेकिन 1 महीने आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब हम कल यहाँ पर एक चैप्टर और बचा है, इसको हम खत्म कर देंगे। ये मानव संसाधन, तो आपका आठ आठ ये 8 जो क्लास 8 तक होगा ये तो हो ही जाएगा। इसके बाद 9 से हम डिटेल में करेंगे, 9, 10, 11, 12। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट मिलेंगे आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।